नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटी का, कौन सा हम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसके अंदर अपन ने सुप्रीम कोर्ट को कवर कर लिया था। आज हमें देखना है कि हाई कोर्ट के कुछ क्वेश्चन जो वो कैसे बन सकते हैं। और कल कुछ क्वेश्चन अपन ने हाई कोर्ट के भी देखे थे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। इसने पूछा क्या है कि कौन सा, अच्छा ये मैं कल करवा चुका था आपको, कि सबसे ज्यादा जो राज्य है ना, ये कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। वो तो अपन देख लिया था, गुवाहाटी। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। इसने क्या पूछ रखा है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी करता है। देखिए, रिट जारी करने का मतलब क्या हुआ, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या कोई डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे जो फंडामेंटल राइट, हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर वो हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट से हमें अगर वंचित रखा जा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है। आपा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा था कि जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर कौन सा मैंने बताया था, 32, 32 नंबर जो आर्टिकल है ना, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, रिट जारी करता है। और कितने प्रकार की रिट बताई थी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऐसे ही ये पूछता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 226, 226 के तहत है ना, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी करेगा तो किस किस के लिए करता है, तो एक तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, यानी जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इनके लिए होती है। और साथ में अगर किसी प्रकार का कोई लीगल राइट है, कोई प्रकार का कानूनी अधिकार है ना, उनके लिए भी क्या होती है, रिट जारी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि यही वो एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो देश के प्रत्येक सिटीजन को, नागरिक को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा करता है। ठीक है। और ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, वैसे ही हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 226, 226 के तहत करता है। हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर तो हमारा हो जाएगा बी। एक और देखिए, आर्टिकल 215 में क्या आता है, तो यहां पर भी इसको क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। आपको याद आया, अपन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल था, तो 129, इसे क्या कहा गया था, तो इसे भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया था, अभिलेख न्यायालय कहा गया था। वैसे ही जो हाई कोर्ट है ना, उसे भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 215। हो जाएगा। तो दो आर्टिकल स्पेशल आपको सुप्रीम कोर्ट से, कौन से, आर्टिकल नंबर 32 और 129। ऐसे ही दो आर्टिकल आपको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से, आर्टिकल 226 और 215 आपको याद यहाँ पे रखने हैं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सेकंड। नेक्स्ट में क्या पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं ना, इनका टेन्योर कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये लोग कितने समय तक अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ना, वही हमारा सही रहने वाला है। 5 या फिर 62 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। कुछ आपको याद आया, आपा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था। देखिए, ये तो है हाई कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है, तो इसके पास में ऑप्शन है क्या, एक तो यह यहां से रिटायर होने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, न्यायाधीश बन सकता का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके पास में ऑप्शन है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। क्योंकि ये किसके लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या उसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि मैक्सिमम एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो है 65 ईयर, और हाई कोर्ट में मैक्सिमम एज कितनी होती है, वो है 62 62 वर्ष। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 65 है, मतलब साफ है कि हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अगर रिटायर हो रहा है कहाँ पर, इस उम्र में, तो अब भी उसके पास में 3 वर्ष है कहाँ पर जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। नेक्स्ट एक चीज और याद रखनी है क्या, अगर यह व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, तो अब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को छोड़ करके ना बाकी देश के अंदर जो अन्य हाई कोर्ट है उनमें क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। तो ये बात भी इसके पास में ऑप्शन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर यहां पर रिटायर हो गया, अगर यहां पर रिटायर हुआ, तो यह किसी भी अदालत के अंदर वकालत वगैरह नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा किसके लिए है, ये तो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये किसके लिए है, ये है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट का पूछा था, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, उसका कार्यकाल होता है 5 या फिर 62 वर्ष होता है। हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसने, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, यानी वेतन से क्वेश्चन आया है, किससे, सैलरी से क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो वेतन है या सैलरी है उसका वर्णन संविधान के कौन से शेड्यूल में किया गया था, कौन से शेड्यूल में किया गया था, कौन सी अनुसूची में किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी जो अनुसूची है ना, उसमें इसका वर्णन किया गया था। तो सेकंड शेड्यूल में किसका वर्णन था, वेतन का वर्णन था। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसकी बात हो रही है, सीजेआई की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5 लाख, 3.5 लाख, 2,80,000 और 2,50,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो देखिए, तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये तो किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, भारत के राष्ट्रपति का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनकी सैलरी कितनी है, तो 5 लाख रुपए सैलरी है। 3.5 लाख रुपए सैलरी किसकी है, तो गवर्नर ऑफ जो स्टेट होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना, उनकी वेतन कितनी होती है, 3.5 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है सी, 2,80,000 रुपए जो है ना, ये वेतन होता है किसका, सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। और मैंने अच्छी प्रकार से बता रखा है कि अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है, तो वो है डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये क्या है, ये वर्तमान में सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। और 2,50,000 रुपए जो है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अदर न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, अदर जो चीफ जस्टिस होते हैं, या मैं कह दूं कि अदर जो जस्टिस होते हैं ना, उनकी सैलरी कितनी होती है, तो वो 2.5 लाख रुपए होती है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के अंदर एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो इनका सैलरी कितनी होती है, हाई कोर्ट का मुख्य है तो वो भी यहाँ पर कितने रुपए लेगा, 2.5 लाख रुपए होती है। और जो अन्य है ना, इनकी कितनी है, 225, 2,25,000 रुपए इनकी सैलरी होती है। तो सैलरी से जब भी क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन इन्हीं से आता है। ठीक है। आपने बताना है राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए किसकी है, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल की है। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी सैलरी कितनी आती है, तो इनकी हो गई यहाँ पर डी.वाई. चंद्रचूड़ की 2,80,000 रुपए। और यही इसने आपसे पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात यहाँ पे होती है। तो देखो, आपसे ये पूछ सकता है कि अभी जो यूटी है, टोटल यूनियन टेरिटरीज, ये कितनी है, तो अभी कितनी है, तो ये इसका पार्ट भी 8 रहेगा। और टोटल के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो 239 से लेकर के 242 तक आती है। ठीक है। अभी है कितनी यूटी, तो अभी कुल मिलाकर के 8 यूटी है इंडिया के अंदर। ठीक है। पहले क्या थी, पहले एक टाइम में 7 यूटी हुआ करती थी,
लेकिन जम्मू और कश्मीर को और इधर लद्दाख को यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, तो कितने हो गई थी, 9। अब पीछे पता है क्या हुआ, एक तो दमन दीव है, एक तो दमन दीव और जो दादर नागर हवेली है ना, दमन दीव और जो दादर नागर हवेली है, इन दोनों को एक ही कर दिया गया था। तो पीछे ये क्या थी, ये अलग अलग थी, अब ये एक बन गई है। तो आपने याद रखना है कि जो यूनियन टेरिटरीज जो है ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी है, इनकी संख्या है 8 और पहले कितनी थी, 9 थी। तो अब 8 होगी क्योंकि इन दोनों को एक कर दिया गया। और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इसके ऊपर सीधा किसका पावर होती है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्र सरकार, इसकी पावर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। और इनमें से कौन सी ऐसी यूटी है जिनमें विधानसभा है, तो एक तो आपने बता देना है दिल्ली के अंदर विधानसभा चल रही है, ठीक है, दिल्ली। और एक यूटी है पौंडीचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी के अंदर भी क्या चल रही है, विधानसभा चल रही है। और अभी आपको पता है जो जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सी, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसी यूटी है जहां पर क्या है, विधानसभाएं हैं। बाकी किसी के अंदर विधानसभा है नहीं। तो सीधी पावर किसके हाथों में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपने कंप्लीट कर लेनी है। नीति आयोग कब लागू हुआ था, ये बात आपसे पूछ रहे हैं और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, मैंने आपको करवाया होगा, ये नीति आयोग ही पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, ये नीति आयोग ही पहले था योजना आयोग के नाम से। पहले क्या नाम था, योजना आयोग इसका नाम था, योजना आयोग। ठीक है ना, क्या नाम था, योजना आयोग। और ये योजना आयोग के बारे में आपने सुन रखा होगा कि जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है, ऐसे करते करते है ना, ये योजना आयोग जो है यही क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। पीछे क्या हुआ, योजना आयोग का जो गठन है, ये अगर आपसे पूछे तो इसका जो गठन हुआ था ये तो होता है 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसका, योजना आयोग का। और इस योजना आयोग का है ना, पीछे नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया, इसका जो नाम है ये चेंज कर दिया गया। क्या नाम कर दिया, तो नीति कर दिया, NITI, ये नाम इसका कर दिया गया, नीति। और नीति की फुल फॉर्म पूछ लेता है, पता है किसने किया था, तो मैं आपको बताता हूं। ये नाम चेंज कब किया गया, तो ये तो किया गया था 2014 के अंदर। 2014 में इसके नाम चेंज करने की जो घोषणा की थी ना, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई थी। घोषणा किसके द्वारा की गई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और नरेंद्र मोदी का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं ना, तो उसमें अपनी जो पहली स्पीच, या मैं कह दूं कि जो हमारा 15 अगस्त आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है, उस दिन इन्होंने क्या काम किया, एक घोषणा कर दी कि हम योजना आयोग का नाम चेंज करने जा रहे हैं। क्या नाम कर दिया गया, नीति। एन का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म होती है। तो कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है, याद रखना। तो अब ये पूछ रहा है कि नीति आयोग को लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। यानी तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा यहाँ पर सही है कि नीति आयोग को कब लागू किया गया, 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था। इसी नीति आयोग को क्या कहा जाता है, इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। तो किसके बारे में बात हो रही है, नीति आयोग के बारे में बात हो रही है। एक दो बातें और आती है, इस नीति आयोग का जो हमेशा अध्यक्ष होगा, जो नीति आयोग है ना, इसका जो हमेशा अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वही क्या होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो याद रखना कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग कब बना था, तो ये तो बनता है 15 मार्च 1950 को।
और इसी नीति आयोग योजना आयोग का नाम कब चेंज किया गया, तो 2014 के अंदर, और इसको लागू कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और 25 जनवरी 1950 ये क्या है, तो मैंने बताया था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसका जो गठन है ये कब बना था, ये 25 जनवरी 1950 को बनता है। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनता है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो 25 जनवरी को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो वो कौन होंगे, वो पीएम है, और वर्तमान में पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है, ये आप इसमें कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है, चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये बात अगर आपसे पूछ ले तो देखो, नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग था, और नीति आयोग को यानी योजना आयोग को नीति आयोग बदल दिया गया। तो मैं आपको बताता हूं, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात यहां पर हो रही है। तो क्या कहा मैंने आपको कि 2015 में जब इसको लागू किया गया, ठीक है ना, 2015 में जब इसको लागू किया गया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ही क्या हो जाएंगे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ये तो प्रथम थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे, और ये प्रथम अध्यक्ष किसके थे, ये थे किसके, योजना आयोग के। याद रखना, ये किसके थे, ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर। ठीक है ना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। कब से लेकर के कब तक, तो 2004 के अंदर तो बने थे ये, और 2014 तक क्या रहे थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है ना, तो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी ने ही क्या काम किया, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी वित्त आयोग से क्वेश्चन आता है ना, तो इसके आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल नंबर है 280, 280 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, वित्त आयोग से आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन मैंने देखा है ना, तो लगभग यानी 99% क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसी आर्टिकल से आता है। और पूछता क्या है, वित्त आयोग का जो वर्णन है ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 280 में किया गया है। वित्त आयोग के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। काम इतना होता है इसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इनकम टैक्स है या जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा कौन वितरित करता है, वित्त आयोग ही वितरित करेगा। यानी सरकार के पास में जो पेमेंट आती है वो चाहे किसी भी टैक्स के रूप में आए, कौन देखता है, वित्त आयोग। यहाँ पर कौन से आर्टिकल में वर्णन है, 280 के अंदर इसका वर्णन आता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका गठन कब हुआ। देखिए, अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है निर्वाचन आयोग, यानी बात सीधी सी किसकी हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकी बात यहां पर हो रही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट के अंदर है। तो आपने बताना है कि एक तो स्पेशल आर्टिकल यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आर्टिकल रहेंगे 324 से लेकर के ना 329, यहां तक क्या आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। ठीक है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग आता है। आप एक चीज नोट कीजिए, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट और एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये लगभग पूरे देश के अंदर सारे जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट क्या काम करता है, ये भी तो चुनाव करवाता ही होगा। इसके ऊपर मेन जिम्मेवारी होती है
कि जो गाँव के अंदर होने वाले या स्टेट में होने वाले जो पंचायती इलेक्शन है वो करवाए, और या फिर कोई एमपी एमएलए की अगर सीट खाली हो जाती है तो वहां पर जो बाई इलेक्शन होता है ना वो करवाए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, 324 से लेकर के 329 तक किसका वर्णन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है। आप देखो, इसने पूछा है इसका गठन कब किया गया था, तो गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 25 जनवरी 1950 का मतलब क्या हुआ, संविधान के लागू होने से ठीक एक दिन पहले की बात है। तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, और पहले जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे सुकुमार सेन, क्योंकि सुकुमार सेन के नेतृत्व में ही पहला इलेक्शन इंडिया में करवाया गया था। ये बताएंगे आपको क्या हुआ था, एक बार सुन लो, ठीक है ना। तो 329 से 324 से 329 से क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। गठन कब होता है, तो 25 जनवरी 1950 को होता है, याद रखना। अब बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 1950 से लेकर के ना 1989 तक, 1989 तक ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था, ये एक सदस्य ही हुआ करता था, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि एक तो 1989 के अंदर क्या हुआ, 61वां अमेंडमेंट हुआ था। ये कब होता है, 1989 के अंदर हुआ, 1989 के अंदर क्या कम किया गया था, मतदान करने की जो उम्र है ना ये पहले कितनी थी, ये थी 25 ईयर्स, इसको कम करके कितना कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। यानी मतदान करने की जो उम्र है वो पहले 21 वर्ष थी, इसको कम करके 18 वर्ष कब कर दिया गया, तो ये किया गया था 61वां अमेंडमेंट 1989 के अंदर किया गया था। तो इसमें पता है फिर क्या होता है, इसी समय 1989 के अंदर ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें एक ही व्यक्ति था ना, अब इसको क्या कर दिया गया, इसे 1989 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। इसमें टोटल 3 सदस्यीय जो है ना ये आयोग बना दिया गया। बात किसकी चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात चल रही है, ठीक है ना। तो उसमें कितने कर दिए, 3। लेकिन 1990 के अंदर है ना फिर से इसमें एक सदस्य ही कर दिया गया। 1990 के अंदर फिर से इसे एक सदस्यीय आयोग ही बना दिया गया। इसमें कितना होगा, एक व्यक्ति ही होगा। लेकिन बाद में मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये 1993 में क्या कर दिया गया, वापिस इसको 3 सदस्यीय ही बना दिया गया। टोटल कितने मेंबर थे, इसमें 3 सदस्य थे। तो आज अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल इसमें 3 मेंबर आते हैं, ठीक है ना। कितने हैं, 3। और पहला अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर वापिस कब किया गया, यानी एक सदस्य कब तक था, तो यहाँ पर 1950 से लेकर के 1989 तक, और 1989 के अंदर कितना कर दिया गया, 3 सदस्य। 90 में कितना कर दिया गया, 1 सदस्य। वापिस 3 कब किया गया, 1993 के अंदर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल कितने व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं। एक मुख्य होता है और 2 क्या होते हैं, अन्य होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात अगर आपसे पूछ ले तो 25 जनवरी 1950 को क्या होता है, इसका जो गठन है ये यहाँ पर किया गया था। अब कुछ और बातें आप डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहला चुनाव कब करवाया गया था, भारत में पहला चुनाव कब करवाया गया या फर्स्ट इलेक्शन कब करवाया गया, तो इंडिया में जो पहला चुनाव हुआ था ना ये करवाया गया था आपका 1951 और 52 के अंदर। 1951 और 52 के अंदर पहला चुनाव करवाया गया था, ठीक है। अब एक चीज और नोट करो, यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति थे, चाहे मुख्य कह लो या अन्य कह लो, क्योंकि एक ही व्यक्ति था, नाम क्या था, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये क्या थे, ये उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, क्योंकि चीफ होने का मतलब एक ही सदस्य था, तो यही व्यक्ति थे यहाँ पर। तो भारत में पहला चुनाव 1951-52 के अंदर करवाया गया। कितने चरणों में ये चुनाव करवाया गया,
तो 68 ये चुनाव 68 चरणों में करवाया गया था। देख लो क्यों, क्योंकि ये चुनाव जो हुआ ना, ये चुनाव हुआ था बैलेट पेपर के माध्यम से। ये चुनाव कैसे हुआ था? ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी। और एक बात और भी थी, उस समय देश की जनसंख्या जो है 80% तक क्या थी? ये अनपढ़ थी, यानी लोगों को नहीं पता था कि कैसे वोट करते हैं, कैसे मतदान की पेटी बनती है, इनको पता नहीं था पार्टी क्या होती है, कौन सी पार्टी को मतदान करना है, नहीं पता था इनको। ठीक है ना? तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है, देश की जनसंख्या 80% क्या है? अनपढ़ है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी किसके सामने? सुकुमार सेन के सामने। ठीक है ना? तो सुकुमार सेन जो है ये क्या थे? ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और पहला जब चुनाव हुआ तो 1951-52 के अंदर हुआ, और किससे हुआ था? बैलेट पेपर से। आज अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। आज की जो स्टूडेंट हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। कल हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कैसे काम करता है, ये किस किस के चुनाव करवाता है, और चुनाव इंडिया में कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, और कितने टाइप की प्रणाली होती है। ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक से, तो क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। लगातार कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है किसकी? पॉलिटी की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।